आप सभी लोगों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज जो है दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही दर्पण से संबंधित परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस तरह से दर्पण से संबंधित प्रश्न आते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, मैं यह भी बताता हूं कि आपको अगर कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए दर्पण है, अगर दर्पण को आप अच्छी तरह से जब तक नहीं समझ लेंगे, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन बोले जाएंगे आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो ये दर्पण है ना, इस दर्पण के बारे में आप बढ़िया से समझ लीजिए। जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है ना, उसका समझिए कि हर प्रश्न का आंसर भी क्लियर हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं दर्पण। देखिए, जो ये दर्पण है ना, इस दर्पण को आप सभी लोग जानते हैं कि दर्पण कांच का होता है, जिसमें एक जो सतह है वो कलई कर दिया जाता है, दूसरा सतह जो है उभरा हुआ रहता है। अर्थात कहें तो दूसरे सतह को छोड़ देंगे, आप पहले वाले सतह को कलई कर देंगे, तो आपका बनेगा क्या? दर्पण। अब दर्पण की चर्चा किया जाए तो दर्पण दो तरह का होता है। देखिए, हम दोनों तरह के दर्पण की चर्चा करेंगे। दर्पण में आपका आता है दो तरह का दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा आता है गोलीय दर्पण। ठीक, देखिए, गोलीय दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यहां पर आपने क्या कहा? समतल दर्पण, और इसके बाद यहां पर आपका हो गया गोलीय दर्पण। ठीक, तो अब यहां पर सबसे पहले समतल दर्पण पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपका गोलीय दर्पण पर। थोड़ा सा यह भी जान लीजिए, गोलीय दर्पण के अंतर्गत ही आता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसके बाद आता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए यहां पर आप इसका केवल प्रकार समझे हैं कि भाई दर्पण दो तरह का, समतल दर्पण गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण दो तरह का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन आपको सबसे पहले बताएंगे क्या? समतल दर्पण। देखिए, सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? समतल दर्पण के बारे में। ठीक, तो इसको समझने के लिए अब तो यह भाग जाने ही गए, अब आगे देखिए, केवल हम बताएंगे क्या? समतल दर्पण। दर्पण में आपका सबसे पहला पॉइंट बनेगा क्या? समतल दर्पण। समतल दर्पण, देखिए, जैसा कि आप सबसे पहले, जैसे ही घर पर आपको कहीं पर जाना हो या घर पर भी रहना हो, तो स्नान करके जैसे ही कपड़ा उपड़ा पहन लेते हैं, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है अपना हेयर जो है सही करने के लिए। उसको मतलब कि आप दर्पण का प्रयोग करते हैं संवरने के लिए, सजाने के लिए, तो वही दर्पण आपका समतल दर्पण होता है। जैसा कि आपको दिखा दें, थोड़ा सा देख लेंगे तो और बेहतर रहेगा। ये आपका दर्पण है, देखिए, ये आपका क्या है? दर्पण है। और इस दर्पण में ये समतल दर्पण है, नमवे है समतल, जिसका तल क्या हो? समान हो। इसकी कुछ खासियत है, और यही खासियत यहां पर जानना है, क्योंकि समतल दर्पण का यूज आप हमेशा कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन समतल दर्पण की क्या खासियत है, थोड़ा खासियत जानिए। जैसे होता क्या है कि आप सोचते हैं कि दर्पण में हम छोटा दर्पण रहता है तो केवल चेहरा देखते हैं। अगर आपका कहीं पर मन कर दिया कि नहीं, केवल दर्पण चेहरा देखने के लिए ही नहीं प्रयोग करेंगे, हम दर्पण ऐसा बनवाएंगे जिसमें पूरा हमारा शरीर दिखे। तो अगर पूरे शरीर को देखना चाहते हैं, ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनता है कि अपने पूरे शरीर को
इस दर्पण में देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का बहुत अच्छा सा जवाब है कि अगर किसी भी वस्तु को चाहे अपनी ही लंबाई को अगर इसमें पूरा देखना चाहते हैं तो कम से कम लंबाई का आधा, देखिए लंबाई का आधा, आधा का मतलब 1/2, तो लंबाई का आधा जो है क्या होना चाहिए, दर्पण। अगर आपके लंबाई का आधा ये कम से कम दर्पण है तो इस दर्पण में आपके लंबाई मतलब समझिए कि आपका पूरा फिगर दिखाई देगा। ठीक, जिस तरह एक लंबाई की बात है, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है और किसी वस्तु को इस दर्पण में देखना चाहते हैं तो अगर वस्तु 5 फीट की है, वस्तु कितने फीट की है, 5 फीट की, तो दर्पण कितना होना चाहिए, तो दर्पण 2.5 फीट का होगा। अगर वस्तु 5 फीट की होगी यह वस्तु, तो इसके लिए दर्पण कितना होगा, तो दर्पण 2.5 फीट का होगा। तब समझ गए होंगे कि अगर कोई 10 फीट की वस्तु है तो उसको पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आधा लंबाई अर्थात 10 फीट का है तो 5 फीट का, 5 फीट का अगर वस्तु है तो उसका दर्पण जो है 2.5 फीट का होना चाहिए। तो चलिए ये पहला खासियत है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए जो लंबाई है दर्पण का वह वस्तु के लंबाई की आधी होनी चाहिए। यह पहला खासियत हो गया। दूसरा खासियत देखिए, अगर मान लीजिए कि इस दर्पण के सामने कोई भी चाल से जा रहा है, किस चाल से जा रहा है, भी चाल से, मान लीजिए आप इस दर्पण के सामने ऐसे जा रहे हैं तो भी चाल से अगर जाएंगे तो इस दर्पण में 2v चाल से आते हुए प्रतीत होंगे। देखिएगा, अगर भी चाल से इसके सामने जाएंगे, किसके सामने, समतल दर्पण के सामने, तो उस दर्पण में आप दिखाई देंगे ना, तो जो दर्पण में दिखाई देंगे तो उधर से 2v चाल से आते हुए प्रतीत होंगे। अर्थात अगर मैं 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सामने जा रहा हूं तो उस दर्पण में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ दिखाई दूंगा। मतलब दर्पण में चाल क्या हो जाती है, दुगुनी आभास होती है, प्रतीत होती है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा समतल दर्पण की खासियत में। अब देखिए इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि जो समतल दर्पण है, ठीक, अगर इसको हम कोई आपतित किरण इस पर पड़ रही हो, कोई क्या पड़ रही हो, आपतित किरण, और यह क्या हो रही हो, आपतित होकर के परावर्तित, क्योंकि दर्पण है। अब दर्पण में कौन सी घटना होती है प्रकाश की, तो प्रकाश का परावर्तन। तो जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो मान लीजिए कि कोई यहां पर किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, उस पर पड़ रही है, ठीक, तो आपतित किरण है, और ये आपका क्या है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका परावर्तित किरण है। तो एक बात यहां पर समझना है कि अगर कोई किरण यहां पर दर्पण पर आपतित हो रही है और परावर्तित हो रही है, यदि दर्पण को थीटा कोण से क्या किया जाए, घुमा दिया जाए, अगर थीटा कोण से यहां पर इस दर्पण को घुमा दिया जाए, ठीक, क्या करते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और दर्पण को थीटा कोण से क्या किया जाए, घुमा दिया जाए। तो अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमा देंगे तो यह परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। देखिए आपतित किरण को स्थिर रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, और जो थीटा कोण पर है पहले से, माने थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए, थीटा कोण का मतलब कि अगर यहां पर 20 अंश घुमा दिया जाए,
20 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो यहाँ पर 2 थीटा का मतलब 40 डिग्री पर यह क्या होगा, घूम जाएगा। कौन घूम जाएगा, परावर्तित किरण। तो थीटा कोण से घुमाया गया तो 2 थीटा कोण से घूम गया, केवल क्या रखते हुए, आपतित किरण को स्थिर रखते हुए। तो चलिए ये आप बात समझ लिए किस पर, समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण पर अब तक आपको 3 बातें बता दिए हैं। पहला बात बता दिए कि अगर आप अपनी लंबाई को पूरा देखना चाहते हैं, अपने फिगर को पूरा देखना चाहते हैं, तो दर्पण आपके पूरे लंबाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। इसके बाद अगर इसके सामने भी चाल से जा रहे हैं तो 2 भी चाल से आते हुए उसमें क्या होंगे, प्रतीत होंगे। ठीक, इसके बाद यह बता दिए कि अगर कोई किरण इस पर पड़ रही है और उस किरण को स्थिर रखते हुए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो उसका परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाता है। ठीक, अब देखिए इस समतल दर्पण का कमाल। इस समतल दर्पण को आप देखे होंगे सैलून में। ठीक, जब सैलून में जाएंगे तो वहां पर आप जैसे चेयर पर बैठेंगे आपका फिगर एक नहीं कई कई की संख्या में दिखाई देगा। ठीक, तो जब कई कई की संख्या में दिखाई देगा तो वहां पर बात आएगी कि भाई एक ही व्यक्ति का प्रतिबिंब कई क्यों बन रहा है। तो इसके बनने का कारण क्या होगा, इस समतल दर्पण का झुका होना। यदि 2 समतल दर्पण अगर बीच में कोई वस्तु रखी गई है, देखिए जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, यह व्यक्ति बैठा हुआ है और 2 समतल दर्पण है, तो 2 समतल दर्पण झुका रहेगा, उस झुके हुए स्थिति पर निर्भर करेगा इस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक, देखिए अगर 2 समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखी है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, कितने की संख्या में यह दिखेगा, इसके लिए एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है 360 बटा थीटा। थीटा का मतलब कोण से है। ठीक, अब ये जो झुका हुआ है कितने अंश के कोण पर झुका हुआ है। यदि 360 बटा थीटा, ध्यान दीजिएगा 360 बटा थीटा, अगर मान लीजिए कि कोई दर्पण है 60 अंश के कोण पर झुका है तो क्या कहेंगे 360 बटा में क्या 60, तो 0 से 0 खत्म, 6 6 में 36, कितना आया 6। तो एक बात ध्यान देना है, अगर 360 बटा थीटा का मान एक सम संख्या है, क्या आ जाए सम संख्या, तो हम क्या करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे। बात समझिएगा, ये तरीका है कि अगर 360 बटा थीटा का मान क्या आ जाए, एक सम संख्या आ जाए तो उसमें से 1 घटा देंगे, और नहीं तो इसको इस तरह लिखेंगे कि 360 बटा थीटा का मान सम होने पर जब सम होगा तो इसके लिए 360 बटा थीटा -1, 360 बटा थीटा -1 क्या, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। तो देखिए प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा 360 बटा थीटा -1। कब, जब 360 बटा थीटा का मान सम होगा तो। जैसे अभी हम बताए हैं कि यहां पर 60 अंश ले लेंगे तो 60 में 336 से भाग देंगे, 360 में 60 से भाग देंगे तो आएगा 6, तो 6 चूंकि सम होगा, और सम होगा तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आएगा क्या 5। तो कहने का मतलब उसमें प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इसी तरह अगर मान लीजिए कि यहां पर आप ले लिए कितना 45, तो अगर 45 लेंगे तो 45 से 360 में क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तब 45 से भाग देंगे तो आपका भाग कितने बार जाएगा,
तो कह देंगे 9 पाँचे 45 और 9 चौके 36, 5 आठे 40, 8। तो यहाँ पर भी संख्या क्या आया, सम आया। तो जब सम आया तो इसमें से एक क्या करिए, घटा दीजिए। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या कितना बनेगा, 7। तो यदि कोण 45 अंश हो तो प्रतिबिंब कितने बना, इस व्यक्ति का बनेगा 7। और अगर वही 60 रहे तो प्रतिबिंबों की संख्या 5। ये आपका समतल दर्पण की खासियत है। तो ये आपका रहा समतल दर्पण। इसके बाद देखिए हम बताए हैं कि दर्पण में 2 तरह का है दर्पण। दर्पण 2 तरह का है और दर्पण में अब आने वाला है क्या, गोलीय दर्पण। देखिए बताए थे ना पहले ही, शुरुआत में ही बता दिए कि जो गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। गोलीय दर्पण 2 तरह का। अब ये बताए हैं, क्या बताए हैं कि एक है उत्तल और दूसरा है अवतल। अवतल देखिए जो उत्तल दर्पण होता है, इसकी एक खासियत जानिए। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो भी किरण होता है उसको फैलाने का कार्य करता है, इसलिए अपसारी। अवतल दर्पण जो होता है वह किरण को सिकुड़ने का कार्य करता है, बटोरने का कार्य करता है, इसलिए उसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, यह बात आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए जैसे उत्तल दर्पण है, ठीक, तो उत्तल दर्पण कैसे बनाएंगे, तो आप एक देखिए गोलीय दर्पण है ना, तो आप गोला बना लीजिए, सबसे बढ़िया गोला बना लीजिए, ठीक। गोला जब बना लेंगे ना, तो इसमें आप क्या करिए कि उत्तल दर्पण बनाने के लिए अंदर से कलई किया जाता है। देखिए अंदर से कलई करिए, कलई करके आप बीचों में से आधा में से नहीं, पहले केंद्र बिंदु बना लीजिए। यहां पर केंद्र बिंदु और एक रेखा खींच दीजिए, ठीक। अब क्या करिए ना कि ये केंद्र बिंदु हो गया रेखा, अब यहां से बीच से इसको क्या करिए, काट दीजिए। जब काट देंगे तो आपका अंदर का भाग कलई किया हुआ है और बाहर का भाग क्या है, उभरा हुआ है। अब ये बाहर का भाग ओपन है, तो ये किस प्रकार का दर्पण है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण में आपका प्रकाश कहां से गुजरेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, तो कहेंगे कि उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां बनती हैं। उत्तल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, 2। और 2 में क्या होंगे, तो दोनों सीधा होंगे, ठीक, वह आभासी होंगे, सीधा व आभासी। जैसे आप यहां पर ले लीजिए अनंत। अनंत पर अगर कोई वस्तु है 1 नंबर, बात समझिएगा, तो यह जैसे जाएगा, ठीक, तो यह आपका बनाएगा कहां पर, तो ध्रुव और बीच में क्या होता है, फोकस। ये सेंटर होगा और ये फोकस होगा, ठीक। तो जैसे ही ये जाएगा तो ये यहां पर बनाएगा, देखिए दर्पण के पीछे केवल आभास होगा और दर्पण के पीछे बनाएगा क्या, 1 नंबर, सीधा बनाएगा। फिर दर्पण अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा 2 नंबर, तो इसका भी प्रतिबिंब जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनाएगा 2 नंबर। तो मात्र उत्तल दर्पण में 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों क्या बनते हैं, सीधा व आभासी। और एक और चीज, जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, और जब अनंत और ध्रुव के बीच में रहेगा तो वहां पर बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और दोनों वस्तु से क्या होंगे, छोटे होंगे, ठीक। तो ये उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का क्या होता है, बनना। इसी प्रकार
अगर हम ले लें किसको, अवतल दर्पण को, तो देखिए अवतल दर्पण की क्या खासियत है कि यहां पर एक गोलाई बनाइए, बना दिए गोलाई। अब इस गोलाई को बनाने के बाद, ठीक, आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में बाहर से कलई किया होता है, बाहर से क्या करेंगे, कलई करेंगे, ठीक, बाहर से कलई कर दिए। अब इसका केंद्र बिंदु यह है, आप जानते ही है पूरे गोलाई का। अब एक मुख्य अक्ष खींच दीजिए, यहां पर एक मुख्य अक्ष खींच दिए। अब इसको खींचने के बाद ध्यान दीजिए, इसको बीच से काट दीजिए, ठीक, बीच से आप क्या किए, काट दिए। काट दिए तो इसका उभरा हुआ तल जो है कलई किया हुआ है, अंदर का तल खाली है, तो ये खाली है, इसीलिए यह क्या है, अवतल दर्पण। यह क्या बनाया आपका, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। अब इसमें एक चीज देखिए, प्रकाश किधर से इसमें आएगा, इधर से तो कलई किया हुआ है, तो प्रकाश तो इधर से ही आएगा, इधर से आएगा, तो यह केंद्र बिंदु आपका सी है, ये पोल है ध्रुव पी, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोकस होगा, ठीक। तो एक देखिए, अब सबसे पहले बात आएगी कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है, उससे पहले आप जान लीजिए एक बात कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने बनते हैं। तो आप यहां पर लिख दीजिए ना कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब 6 बनते हैं। जो हमने पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनाया है अवतल लेंस करे उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल दर्पण में भी वही 6 प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें भी वही कंडीशन आता है क्या, कि 6 में से 1 से लेकर के 5 तक ये क्या बनते हैं, उल्टा बनेंगे व वास्तविक बनेंगे, उल्टा व वास्तविक ये बनते हैं 1 से लेकर 5 तक। और जो छठवां होता है ये सीधा बनेगा व आभासी बनेगा, सीधा बनेगा व आभासी बनेगा, ठीक। तो आइए चलते हैं, अगर अनंत पर रखी जाए 1 नंबर की वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब आकर के बनेगा फोकस पर 1 नंबर। देखिए, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए कोई वस्तु 2 नंबर, तो उसका भी प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा 2 नंबर। देखिए, फिर जैसे इधर आएंगे तो अब कहां पर बनेगा, केंद्र पर। तो केंद्र पर अगर रखेंगे 3 नंबर, तो बिल्कुल इसी के नीचे केंद्र पर ही बनेगा 3 नंबर। फिर अब यहां पर कहां से, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में लाएंगे क्या, 4 नंबर, तो इसका फिर अब जाएगा उधर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनाएगा 4 नंबर। फिर आप आएंगे फोकस पर 5 नंबर, देखिए फोकस पर 5 नंबर, तो तुरंत अनंत पर बनाएगा 5 नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा 4 नंबर। अब आपका बात आता है छठवां, तो जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे क्या, 6 नंबर की वस्तु, तो यहीं पर इसके विपरीत पीछे बनाएगा 6 नंबर, ठीक। तो यहां पर ध्यान देना है कि 6 नंबर आपका बना, सीधा बना, आभासी बना, ठीक। एक बार और इसको समझ लीजिए, अगर कोई अवतल दर्पण में वस्तु कहां हो, अनंत पर हो, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। अगर अनंत और केंद्र के बीच में हो वस्तु 2 नंबर, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। देखिए, जैसे जैसे एक एक पॉइंट आते जाते हैं ना, धीरे 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 वैसे पॉइंट बदलता जाता है।
एक तो इसमें बहुत आसान चीज है क्या कि अनंत पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा। ठीक, एक और खासियत जानिए, जैसे जैसे आप नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे वस्तु का आकार बड़ा होता जा रहा है। हम जितना नीचे करते जा रहे हैं ना, इसका मतलब है आकार में वृद्धि। ठीक, कि जैसे अनंत पर वस्तु है तो अनंत पर अगर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे कि अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक, अब वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन अगर फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अब वस्तु बहुत बड़ा बनेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा में कह देंगे अत्यंत छोटा, कहां पर, फोकस पर। ठीक, और 2 नंबर पर छोटा वस्तु से, और यह 3 नंबर पर बराबर, वस्तु के बराबर बनता है, 4 नंबर पर बड़ा बनेगा और 5 नंबर पर अत्यंत बड़ा बनेगा। यह इतना मजेदार ट्रिक है ना कि एक बार अगर इसको समझ लिए और दिमाग में बैठ गया तो परीक्षा में कैसे भी पूछेगा कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर बनेगा और बराबर बनेगा। और सबसे पहले तो याद करने के लिए है 6 स्थितियां, कि 6 स्थितियों में 1 से लेकर 5 तक उल्टा व वास्तविक। इसके बाद छठा नंबर जो है ये आपका सीधा व आभासी। एक और चीज खासियत हम बता दे रहे हैं, यहां पर आपको एक खासियत यह बता दे रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है यह उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंबों के समान होता है, और जो उत्तल दर्पण है वह अवतल लेंस के समान होता है। जैसे देखिए इन दोनों को आपको बता दे रहे हैं कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ठीक किसके समान दर्शाएगा, तो यह समानता प्रदर्शित करेगा उत्तल लेंस अवतल दर्पण के समान। अवतल दर्पण देखिए उत्तल लेंस में भी 6 प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण में भी 6 प्रतिबिंब। ठीक, और उसके बाद आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस ये समानता प्रदर्शित करता है किससे, तो उत्तल दर्पण से, उत्तल दर्पण से। देखिए अवतल लेंस में भी 2 प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में भी कितना प्रतिबिंब बनेगा, 2। और 2 में है दोनों क्या रहेंगे, सीधा व आभासी। जो यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल दर्पण है इसमें अभी बताए हैं 1 से 5 तक उल्टा व वास्तविक, और केवल छठा नंबर जो है वह सीधा व आभासी बनाता है। तो देखिए इसमें आप पढ़ लिए उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और दोनों पर बनने वाले प्रतिबिंब। थोड़ा सा इसका उपयोग जान लीजिए, उपयोग जान लेंगे तो और बेहतर रहेगा। देखिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, इस उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत कम है। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में अर्थात कह दे पीछे देखने में, पीछे देखने के लिए। जैसे आप देखेंगे कि गाड़ियों में लगा होता है फर्स्ट लाइट, मतलब पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है गाड़ियों में, वही पीछे देखने में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है खास तौर से। नहीं तो अवतल जो दर्पण है इसका उपयोग कई जगह, अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में, जो गाड़ियों का हेडलाइट है आगे की तरफ, ठीक, तो गाड़ियों के हेडलाइट में आपका ये चलता है क्या, अवतल दर्पण। इसके बाद जो डॉक्टर होते हैं कान के नाक के, वो डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का।
तो अवतल दर्पण का प्रयोग कई जगह होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग केवल पीछे देखने में। तो जब पीछे की बात आएगी ना, ये परीक्षा में कई बार पूछता है, ठीक, साइड मिरर, पश्च दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण में आपका हेडलाइट आएगा, इसके अलावा बता ही दिए कि आंख, कान, नाक, ये जो है इसमें भी देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो चलिए इस क्लास में आज जो है हमने समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जाना। ठीक, आज इस क्लास में इतना ही, फिर हम अगले क्लास में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।